एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने लगे हमारा अगला टॉपिक जो आई में स्क्लेरा से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है और हमारे टॉपिक का नाम है स्क्लेराइटिस। ठीक है जी। अच्छा, स्क्लेराइटिस नाम बता रहे हैं कि स्क्लेरा की इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी। सिंपली बहुत आसान लफ्जों में अगर मैं बात करूँ तो आपका जो स्क्लेरा है, जो वाइट ऑफ द आई आपको नजर आता है, उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, पर्टिकुलर हमने नहीं बात करनी कि कौन से पर्टिकुलर रीजन की हो, बस जनरली स्क्लेरा की इन्फ्लेमेशन है तो वो स्क्लेराइटिस होता है। ठीक है। अच्छा, अगर देखा अच्छा, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है तो आपको अगर कोई सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा उससे एसोसिएटेड होता है। ये याद रखना है आपने कि 50% केसेस में इसका जो एसोसिएशन है स्क्लेराइटिस का, वो आपकी सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स से है। लाइक अगर आपकी कोई और इन्फ्लेमेशन चल रही है तो इट कैन ऑल्सो कॉज स्क्लेरा इन्फ्लेमेशन। ठीक है। तो इसीलिए हम कॉजेज की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो पहला ग्रुप होता है कॉजेज का, वो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स का होता है। और इसमें आपके जितने सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। सबसे पहले आपका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, वो है। फिर आपका सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ये भी आपका एक इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। उसके बाद आपका विजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस है, ये आपका बेसिकली वेसल्स को एक इफेक्ट करने वाला इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। होते ये दोनों ऑटो इम्यून रिलेटेड ज्यादा है। फिर आपका पोलीआर्थराइटिस नोडोजा, ये भी आपका उससे रिलेटेड है, वेसल्स से रिलेटेड एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आ जाता है, जाइंट सेल आर्टराइटिस आ जाता है। ये सारे आपके जो है ना मेनली आपकी आर्टरीज से रिलेटेड है। आपने अपनी पैथोलॉजी में अगर आपने सीवीएस पढ़ा तो उसमें आपने इन सबको डिटेल में पढ़ा होगा, ये विजनर्स को, एसएलई को, पोलियाट्राइटिस को। फिर आपने जाइंट सेल आर्टराइटिस पढ़ा होगा। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, सिफिलिस, सार्कोइडोसिस। तो आपने इन सब डिसऑर्डर्स की डिटेल को याद रखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ये वो नाम है या ये वो सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें बेसिकली दीज आर लाइक नॉट अ सिंगल डिसऑर्डर, दीज आर सिंड्रोम टाइप ऑफ कंडीशन, जिसमें इन्फ्लेमेशन सिर्फ एक चीज को इफेक्ट नहीं करती बट ये फैल रही होती है, तो उसमें आपका स्क्लेरा भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। इन्फेक्शन यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो वो वायरल भी हो सकता है, जिसमें हर्पीस ज़ोस्टर सबसे ज्यादा कॉमन है। और अगर बैक्टीरियल होगा तो आपको सिफिलिस या ट्यूबरकुलोसिस। आपने भी देखा होगा पिछले कुछ टाइम से हमारे पास जितने भी ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें आई इन्वॉल्व है, तो उसमें अगर इन्फेक्शन की बात करें तो वो सिफिलिस यानी ट्रिपोनिमा पैलिडम या ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया है जो कि आई को इन्वॉल्व करते हैं। तो आपने जनरली ये दो बैक्टीरिया ना अपने जहन में रखने हैं। ठीक है। अच्छा, पैथोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि ज्यादातर ये इम्यून मीडिएटेड रिएक्शंस है। जितने रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई, विजनर्स वगैरह, इम्यून मीडिएटेड रिएक्शंस का मतलब है कि बॉडी अपनी ही बॉडी की प्रोटीन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। तो वो जो एंटीबॉडीज हैं वो जब अपने ही बॉडी के स्क्लेरा के खिलाफ आने लग जाती है और स्क्लेरा पे एक्ट करती है, और स्क्लेरा में आपको पता है वेसल्स भी हैं, तो ये जो वेसल्स के डिसऑर्डर है, जब ये स्क्लेरा की वेसल्स को इफेक्ट करते हैं तो हमारे पास स्क्लेरा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्योंकि स्क्लेरा इज अ वैस्कुलर डिसऑर्डर ना, तो ये जो वेसल्स के डिसऑर्डर है स्पेसिफिकली स्क्लेरा को भी इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारे पास कहानी आती है। क्लासिफिकेशन हमने की थी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन। ठीक है। आपको पता है आई इज ऑलमोस्ट अ राउंडेड स्ट्रक्चर, आपकी जो आई बॉल है पूरी की पूरी। और इसमें अब हमारे पास हमने जो मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है वो इक्वेटर होते हैं। जैसे ये वाला इधर वर्टिकल इक्वेटर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल में इक्वेटर होगा, लाइक मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट्स। तो ये स्क्लेरा तो आपका यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक सारा है, और इधर से भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा है। ठीक है। आगे कॉर्निया आ जाता है। तो इक्वेटर जो है ना हमारे पास, ये वाला इक्वेटर ये इफेक्ट करता है इसको। इससे आगे आगे जो एरिया होता है दिस इज द इंटीरियर स्क्लेरा, और इससे इक्वेटर से पीछे पीछे जो होता है वो पोस्टीरियर स्क्लेरा होता है। और इक्वेटर मैंने आपको बताया कि मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उनको ज्वाइन करके हम इक्वेटर बनाते हैं। अब जो इसमें इंटीरियर साइड पे अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी, प्रीडोमिनेंट होगी, वहां से शुरू होगी, तो उसे हम इंटीरियर स्क्लेराइटिस कहेंगे। पोस्टीरियरली होगी तो पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस कहेंगे। तो उस हिसाब से हमने दो में क्लासिफाई कर लिया, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। एंटीरियर वाले को फिर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक वो ग्रुप होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन है लेकिन सेल डेथ नहीं हो रही, नेक्रोसिस नहीं हो रहा, वो नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रुप होता है। और एक वो होता है जिसमें आपका स्क्लेरा की इन्फ्लेमेशन में सेल डेथ हो रही होती है, दैट इज नेक्रोटाइजिंग। फिर नेक्रोटाइजिंग में एक ग्रुप होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन, रिजल्टेंट इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही और सिर्फ और सिर्फ सेल नेक्रोसिस होकर बात खत्म हुई। और एक वो है जिसमें सेलुलर नेक्रोसिस हो रहा है, मतलब शुरू में इन्फ्लेमेशन हुई जिसकी वजह से सेलुलर नेक्रोसिस हुआ और मजीद इन्फ्लेमेशन फैलती जा रही, दैट इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। नॉन नेक्रोटाइजिंग में दो ग्रुप्स आते हैं हमारे पास। एक डिफ्यूज ग्रुप है जो कि हमारे पास पूरे स्क्लेरा में डिफ्यूजली इन्वॉल्व है, और एक वो है जिसमें एक पोर्शन ऑफ स्क्लेरा नोड्यूल की फॉर्म में बन जाता है, दैट इज नोडुलर फॉर्म। अच्छा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग था हमारे पास इंटीरियर स्क्लेराइटिस में, मैं इनकी सारे यहाँ पर ही आपको जनरली बता देती हूँ क्या क्या कंडीशंस, ये क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स या फीचर्स आ रहे हैं। डिफ्यूज नॉन नेक्रोटाइजिंग की जो डिफ्यूज टाइप है, सबसे पहले समझ ही आ जाते हैं नाम से, इंटीरियर नॉन नेक्रोटाइजिंग डिफ्यूज स्क्लेराइटिस। आधी बातें तो यही समझ आ जाएंगी कि इंटीरियर स्क्लेरा में होगा, नेक्रोसिस नहीं हो रहा,
डिफ्यूज है मतलब पूरे इंटीरियर स्क्लेरा में डिफ्यूजली फैला हुआ है। तो मतलब पेन जहाँ जहाँ पर भी अभी आपने इनकी क्लिनिकल फीचर्स बात करनी है इनकी, तो आपने दो बातों को याद रखना है, मतलब दो तीन चीज़ें जो आपने हर किसी के क्लिनिकल फीचर्स में ना एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। पेन कितनी है ये बात जरूर बतानी है सारों के भी क्लिनिकल फीचर्स में, ठीक है। रेडनेस कितनी है, बिकॉज हमारे पास वेसल्स है ना, तो रेडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद विजन पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है जी, ये बात हो जाती है। और उसके बाद मतलब ये तीन बातें तो आपने नहीं भूलनी, हर किसी में बतानी है, फिर आगे पीछे कोई एक आध और एक्स्ट्रा हो सकती है। डिफ्यूज वाले से अगर स्टार्ट करें तो इसमें पेन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, माइल्ड सी पेन होती है। और रेडनेस तो हुई भी होती है बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ ज़ायरस स्क्लेराइटिस है। तो रेडनेस तो आपकी इंटीरियर स्क्लेरा में आपको सारे में नजर आएगी, पोस्टीरियरली नहीं होती। और आपका जो विजुअल लॉस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता इसमें, ठीक है। जबकि जो नोडुलर फॉर्म है इसमें भी पेन मॉडरेट है, मतलब इस वाले से थोड़ी ज्यादा है, इसमें माइल्ड थी, जो नोडुलर उसमें मॉडरेट है। नोडुलर में एक एरिया आपका जैसे ये आए है ना आपकी, ये आए है पूरी, तो इसमें सपोज ये स्क्लेरा का एरिया नोड्यूल की फॉर्म में खसूसन थोड़ा उभरा भी होता है, ज्यादा रेड होता है। तो इस एरिया में तो स्क्लेराइटिस आपकी एक पर्टिकुलर एरिया को इन्वॉल्व कर लेता है, तो उसको नोडुलर कहते हैं। तो पेन मॉडरेट होती है और रेड कलर का नोड्यूल इसमें विजिबल होता है, ठीक है। ये तीन बातें आपने हर किसी में बतानी है, पेन बता दी मॉडरेट है, रेडनेस एक नोड्यूल की फॉर्म में, और विजन 25% विजुअल लॉस हो जाता है इसमें, ठीक है। विजुअल लॉस बेसिकली हो क्यों रहा है, विजुअल लॉस इस वजह से होता है ना कि आपके पास क्लेरा है, आपका वाइट ऑफ द आई, यहाँ से लाइट पास करके पीछे की तरफ जाके उस तरह वाला इफेक्ट तो नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर से जो लाइट गुजर के जा रही है, सॉरी ये जो स्क्लेरा है आपका, ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर है फॉर द इनर स्ट्रक्चर्स, आपके इनर जो है उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो अगर स्क्लेरा की वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो मतलब ये है कि कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, और वो वेसल्स अगर अंदर की मतलब अंदर की जो वेसल्स है रेटिनल वेसल्स, उन पर भी फर्क पड़े तो आपका विजुअल लॉस तो होगा। तो आपका इसमें जो 25% केसेस में विजुअल लॉस हो जाता है। फिर अगर बात करें नेक्रोटाइजिंग वाले की, नेक्रोटाइजिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट विद इन्फ्लेमेशन, विद इन्फ्लेमेशन का जो ऑनसेट है दैट इज वेरी मच ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू होगा, ठीक है। और पेन की बात करेंगे तो शुरू में कम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो पेन पहले हमने बात कर दी। फिर रेडनेस की बात करेंगे तो इसमें रेडनेस होती है लाइक जिस तरह होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि बहुत तबाही किस्म की रेडनेस नहीं है, लेकिन रेडनेस है सही। और इसमें भी जो विजुअल लॉस है वो बहुत ज़्यादा है, और उसका प्रोग्नोसिस भी पुअर है, बिकॉज ये लाइक ऑन गोइंग कंडीशन है। मैंने कहा ना विद एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन है, ये एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर से तीसरे स्ट्रक्चर में फैल रही होती है, खराब कर रही होती है। सो पेन स्टार्ट में थोड़ी और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा, रेडनेस नॉर्मल, एंड विजन लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसका मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा, प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप इसको वैसे मैं बता रही हूँ, अगर एग्जामिनेशन करेंगे आप देखेंगे तो ज़रा आपको वेस्कुलर प्लेक्सस सारा खराब नजर आएगा, और कंजक्टाइवा तक बात पहुंच चुकी होगी, कंजक्टाइवा की अल्सरेशन हो रही होगी एंड फलाना फलाना। अच्छा, अब जो विदाउट इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन है, इसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले अगर पेन की बात करें तो पेन बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसमें पेन नॉर्मल होती है, और बल्कि लेस होती है। इसके पेन की अगर बात करें तो पेन थोड़ी लेस होगी, और ये ज़्यादातर ना किसी के सिस्टेमिक डिसऑर्डर से ही एसोसिएटेड होता है, जिसमें सिस्टेमिक डिसऑर्डर ठीक करने से ये भी ठीक हो जाता है, ठीक है। इसको हम ये कहते हैं कि दिस इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन, बिकॉज जितने भी सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो इसलिए इसको हम स्क्लेरोमलेशिया परफरेंस भी कहते हैं, जिस तरह हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं ना फॉर बोन्स को, इसको स्क्लेरोमलेशिया कहते हैं। तो इसके बारे में आपने बस यही बात याद रखनी है, काफ़ी है, स्क्लेरोमलेशिया याद रखना है। अब अगर मैं एक समरी दूं, इसमें पेन माइल्ड थी, इसमें मॉडरेट थी, इसमें माइल्ड टू सिवियर होगी, और इसमें लेस, ठीक है, बात खत्म। रेडनेस नॉर्मल है, रेडनेस सब में, इसमें नोडुलर रेडनेस है, इसमें भी नॉर्मल है, और इसमें भी थोड़ी बहुत है, ठीक है। इसमें विजुअल लॉस बहुत कम है, इसमें 25% है, इसमें बहुत ज़्यादा है, और इसमें सिस्टेमिक डिसऑर्डर है। बस आपने ये बातें याद रखनी है, यही लिख देंगे 100% पूरा हो जाएगा सब कुछ। क्लासिफिकेशन इस तरह से बनाएंगे, आसान हो जाएगा याद करना। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाए हम पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस पे, इसको अलग से इधर लिखती हूँ, बल्कि ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, अभी तक कोई भी मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।